सो अब अपन पॉमला के अमेंडमेंट्स में आ रहे हैं, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, राइट। तो अगर हम पॉमला की बात करें, पॉमला 2002 की बात करें, सिर्फ 2 चेंजेस हैं, ओनली 2 चेंजेस इन द चैप्टर। तो बिफोर डिस्कसिंग द चेंजेस, एक बार पॉमला का बैकग्राउंड फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली पॉमला का बैकग्राउंड क्या था। तो बेसिकली पॉमला का बैकग्राउंड ये था कि एक क्रिमिनल जो क्या करता है, क्राइम करता है। कौन सा क्राइम? वो क्राइम जो चैप्टर में कवर्ड है, जो शेड्यूल में कवर्ड है। तो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस दिया हुआ है, शेड्यूल्ड ऑफेंसेस को डिफाइन किया हुआ है और वहां क्राइम्स की लिस्ट दी हुई है कि अगर उनमें से कोई क्राइम एक बंदा करता है और बहुत सारे पैसे कमाता है, 2 चीजें आती हैं। पहला, क्राइम करा। क्राइम कौन सा करा? जो पॉमला के शेड्यूल्ड ऑफेंसेस की लिस्ट में दिया है, और उस क्राइम को करके बहुत सारे पैसे भी कमाए, जिसको बोलते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब सिर्फ पैसे नहीं कमाया, पैसे कमा लिए क्रिमिनल एक्टिविटी करके। अब क्या है? आइडियली है ब्लैक मनी है, दिस इज द ब्लैक मनी। अब वो क्रिमिनल क्या सोच रहा है कि यार मैं किसी भी तरीके से इस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लूं। किसी भी तरीके से क्या कर लूं? मैं ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लूं। तो अब वो क्या करता है? किसी प्रोफेशनल को हायर करता है, किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करता है, मे बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मे बी एन एडवोकेट, और कोशिश करता है कि किस तरीके से अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सके। तो वो जो प्रोफेशनल है वो उसकी मदद करता है टू कन्वर्ट दैट ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी, जिसके अंदर 3 स्टेप्स थे। पहला, प्लेसमेंट, दूसरा लेयरिंग, एंड तीसरा इंटीग्रेशन। कि वो जो पैसा उसने कमाया है उसे देश के बाहर स्मगल कर दिया, देश के बाहर भेज दिया, राइट। अलग अलग जगहों पे पैसा लगा दिया, स्कैटर करवा दिया। उसके बाद लेयरिंग का मतलब अलग अलग लेयर्स क्रिएट कर दिए, कि जो ओरिजिनल सोर्स है वो आइडेंटिफाई ना हो सके पैसा का, राइट। क्रिएशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स क्रिएट करने के बाद सारे पैसे को इकट्ठा एकमलेट करके दोबारा से इंडिया में मंगवा लिया, एक जगह एकमलेट कर लिया, मे बी उससे कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, मे बी बॉलीवुड में पैसा लगा दिया और वहां मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में अभी हमने डिस्कस किया है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? एक अपराध है, और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए हैं। पॉमला एक्ट एनेक्ट किया गया है। जो भी लोग मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज लगाई जाती है। पूरा का पूरा एक्ट बनाया गया है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। और अगर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है तो कहीं ना कहीं जो भी बैंक्स हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको क्या करना होगा? बहुत ही स्ट्रांगली सारे के सारे कस्टमर्स के केवाईसीज मेंटेन करने होंगे, नो योर कस्टमर नॉर्म्स मेंटेन करने होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे। बिकॉज जनरली जितना भी मनी लॉन्ड्रिंग होता है वो इनके थ्रू होता है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू होता है। तो जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉर्मली सारा मनी लॉन्ड्रिंग इनके थ्रू ही होता है। बिकॉज सबसे पहले वो जो पैसा आता है जिसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है, वो कहीं ना कहीं बैंक में ही जमा होता है, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ही जमा होता है, और वहीं से आगे पैसा क्या होता है? रोटेट होता है। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है कि ये जो बैंक्स हैं, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर ये लोग क्या करें, स्ट्रिक्टली हर एक कस्टमर का केवाईसी मेंटेन करें, जहां भी डाउटफुल ट्रांजैक्शन है गवर्नमेंट को उसकी रिपोर्टिंग करे, तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सकता है, राइट। द मनी लॉन्ड्रिंग कैन बी स्टॉप्ड। एंड इसीलिए हमने पॉमला के अंदर डिस्कस किया है कि देयर आर वेरियस ऑब्लिगेशंस ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटीज, कि जो केवाईसी मेंटेन किया जाता है सारे कस्टमर्स का, अकाउंट क्लोज होने के बाद भी 5 साल तक सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होते हैं, डाउटफुल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसका जो इंफॉर्मेशन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दिया जाता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, राइट। अब यहां पे इस पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर 2 जगह चेंज आया, 2 जगह। एक सेक्शन 11A में चेंज आया। अब सेक्शन 11A क्या था? सेक्शन 11A वाज अ न्यूली इंसर्टेड सेक्शन इन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। एक नया इंसर्टेड सेक्शन था जिसके अंदर बोला गया था कि हर एक रिपोर्टिंग एंटिटी किस तरीके से क्लाइंट्स और बेनिफिशियल ओनर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा। हर एक रिपोर्टिंग एंटिटी किस तरीके से अपने क्लाइंट्स की और बेनिफिशियल ओनर्स की आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा। क्लाइंट मतलब वो एक्चुअल बंदा जो जाके वहां अकाउंट खोल रहा है, और बेनिफिशियल ओनर मतलब हो सकता है कि अकाउंट कोई और खोल रहा है बट बेनिफिट किसी और को पास ऑन हो रहा है। यानी जो बंदा अकाउंट खोल रहा है वो किसी और के बिहाफ पे अकाउंट खोल रहा है, और बेनिफिशियल ओनर तो कोई और ही है। तो किस तरीके से रिपोर्टिंग एंटिटी क्या करेगा? इनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा। तो उसके लिए तरीका दिया गया था कि आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो सकता है, ऑनलाइन आधार कार्ड वेरिफिकेशन, ऑफलाइन आधार कार्ड वेरिफिकेशन, पासपोर्ट्स मांगे जा सकते हैं, पासपोर्ट्स वेरीफाई किए जा सकते हैं, बाकी जितने भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जा सकता है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो गया। तो दैट वाज गिवन इन सेक्शन 11A।
तो अब देखना सेक्शन 11A के अंदर चार तरीका दिया गया था टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट्स एंड बेनिफिशियल ओनर। एक था ऑथेंटिकेशन अंडर द आधार एक्ट 2016, ऑथेंटिकेशन अंडर द आधार एक्ट 2016, दैट इज कॉल्ड द ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार। एक था ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार, एक था यूज ऑफ पासपोर्ट्स, और एक था कोई भी दूसरा ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट को चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना कि ये जो ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन है, यूज ऑफ पासपोर्ट्स या फिर यूज ऑफ एनी अदर ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, गेस्टेड ऑफिसर का कोई सर्टिफिकेट हो गया मे बी, तो ये सारा जो लिस्ट है, ये जो 3 पॉइंट है, ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन, यूज ऑफ पासपोर्ट, एनी अदर ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, हर एक रिपोर्टिंग एंटिटी के पास पावर है कि वो इस माध्यम से वेरिफिकेशन कर सकता है, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी। लेकिन जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार है, दैट इज द ऑथेंटिकेशन अंडर द आधार एक्ट 2016। ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार करने का पावर सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के पास है, बैंकिंग कंपनीज के पास है, बैंक्स के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ ये पावर बैंक्स को ही दे रखी है, वही ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार कर सकती है, बाकी लोग नहीं कर सकते। तो सर आपके मन में एक डाउट पैदा होता है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार और ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार का डिफरेंस क्या है। आप कह रहे हो कि ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन हर कोई कर सकता है, लेकिन ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार, दैट इज द ऑथेंटिकेशन अंडर द आधार एक्ट 2016, ये सिर्फ बैंकिंग कंपनीज के पास इस चीज का पावर है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, देखो भाई, आजकल हम लोग कहीं भी जाते हैं, नॉर्मली मैं एक होटल में स्टे करने जाता हूं, मैं सीधा अपना आधार कार्ड सबमिट कर देता हूं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, यूज दिस एज माई मोड ऑफ आइडेंटिटी। आज किसी भी जगह मैं कोई अकाउंट वगैरह खोलता हूं, मैं सीधा बिंदास होकर क्या करता हूं, आधार कार्ड सबमिट कर देता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं आधार कार्ड के अंदर मेरा बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, मेरा बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, मेरा थंब इंप्रेशन स्टोर्ड है, मेरा आई रेटिना स्टोर्ड है, ये सब कुछ उस आधार कार्ड में इंस्टोर्ड है। तो आप सोच के देखो, वो इंफॉर्मेशन अगर कहीं लीक हो जाए तो व्हाट हैपेंस इफ दैट बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन इज गेटिंग लीक्ड? तो हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे, बर्बाद हो सकते हैं। बट प्रैक्टिकली ये इंफॉर्मेशन हमारा लीक नहीं होता। क्यों लीक नहीं होता? बिकॉज किसी भी संस्था को, किसी भी रिपोर्टिंग एंटिटी को वो पावर नहीं दिया गया होता कि वो हमारे बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को क्या कर सके, एक्सेस कर सके। इसी को कहते हैं ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार। लेकिन ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार का मतलब होता है कि यहां पे आपके बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई रिपोजिटरी है उसे शेयर किया जाएगा। आपके बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई जो रिपोजिटरी है उसको शेयर किया जाएगा, और सारे इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किए जाएंगे प्रॉपर तरीके से। अब ये जो पावर है, ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कंपनीज के पास है। बैंकिंग कंपनीज के अलावा ये पावर किसी को नहीं दिया गया है। दैट इज कॉल्ड एज द ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार, दैट इज द ऑथेंटिकेशन अंडर द आधार एक्ट 2016। लेकिन यहां पे ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोवाइजो ऐड करके रखा था फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, कि हम चाहें तो किसी और एंटिटी को भी ऑथराइज कर सकते हैं टू डू द ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार इन फ्यूचर, दैट इज टू डू ऑथेंटिकेशन अंडर द आधार एक्ट 2016। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोवाइजो इंसर्ट कर रखा था राइट कि हम चाहें तो भविष्य में किसी एंटिटी को क्या कर सकते हैं, पावर दे सकते हैं। तो नॉर्मली जो बैंक्स को पावर दिया गया है वो दिया ही गया, इसलिए फॉर एग्जांपल सब्सिडीज वगैरह भी आज की तारीख में गवर्नमेंट देती है, तो वो जो सब्सिडीज का पैसा है वो सीधा अकाउंट होल्डर के पास चला जाए, तो आधार को यूज करके उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करके बैंक्स उस चीज को इंश्योर कर सकती है। अब जाकर वो जो प्रोवाइजो ऐड किया हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि भविष्य में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी और संस्था को भी ऑथराइज कर सकती है टू डू द ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार, उस प्रोवाइजो के पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूज किया और एनपीसीएल को ऑथराइज कर दिया टू डू द ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार। एनपीसीएल मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। गवर्नमेंट ने बोला एनपीसीएल भी हमारी संस्था है, भरोसेमंद संस्था है, और नीड को देखते हुए एनपीसीएल को भी हम ऑथराइज कर रहे हैं, ये भी क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार कर सकते हैं, दैट इज ऑथेंटिकेशन अंडर द आधार एक्ट 2016 कर सकते हैं। तो पहले ऑथेंटिकेशन अंडर द आधार एक्ट 2016 यानी कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार करने का पावर सिर्फ बैंकिंग कंपनीज के पास था, आज की तारीख में एनपीसीएल के पास भी है, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास भी है। तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन का मतलब भी आपके रेफरेंस के लिए मैंने दे दिया है, दैट इज द बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल इज सबमिटेड टू सीआईडीआर फॉर वेरिफिकेशन। यहां सीआईडीआर का मतलब है सेंट्रल आइडेंटिटीज डिपॉजिटरी, सेंट्रल आइडेंटिटीज डिपॉजिटरी। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है आपके। एक पॉइंट और जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ऐड हुआ है, रिपोर्टिंग एंटिटीज का जो डेफिनेशन था, रिपोर्टिंग एंटिटीज का डेफिनेशन क्या था कि रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंटरमीडियरी या एनी पर्सन जो कैरी ऑन कर रहा है डेजिग्नेटेड बिजनेस या प्रोफेशन। बट क्लैरिफाई किया हुआ नहीं था कि हु आर द पर्संस हु आर कैरिंग ऑन द डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन, तो अब क्लैरिफाई कर दिया।
ये लिस्ट ऐड कर दी है, डिफाइन कर दिया है हु आर द पर्सन्स कैरिंग ऑन द डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। तो बोला गया है एनी पर्सन कैरिंग ऑन एक्टिविटीज फॉर प्लेइंग ऑफ गेम्स ऑफ चांस फॉर कैश और काइंड एंड इंक्लूड्स एनी एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद कसिनो। तो जैसे कि कसिनोज हो गए, तो कसिनोज को ऑथराइज कर दिया। आप भी पर्सन्स कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस प्रोफेशन है, कोई भी इंसान अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में जब कन्वर्ट करेगा, हो सकता है वो पैसे कसिनो में प्लेस करे, तो कसिनो के थ्रू भी वो इन्फॉर्मेशन आना जरूरी है, बोलकर उनको भी लिस्ट में डाल दिया। A registrar or sub-registrar appointed under Section 6 of Registration Act 1908. This is basically ये लोग क्या करते हैं, रियल स्टेट प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करने का काम करते हैं। तो रियल स्टेट प्रॉपर्टीज को ये रजिस्ट्रार रजिस्टर करने का काम करते हैं, तो इनको भी लिस्ट में डाल दिया। जो रियल स्टेट एजेंट्स हैं, जो डील करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन रिलेशन टू सेल और परचेज ऑफ रियल एसेट्स, और जिनका भी एनुअल टर्नओवर 20 लाख या अबव है, तो जितने भी रियल स्टेट एजेंट्स हैं, जो बड़े रियल स्टेट एजेंट्स हैं जिनका एनुअल टर्नओवर 20 लाख है, उनको उससे ज्यादा है, उनको भी इस डेफिनेशन में शामिल कर दिया कि भैया आपको भी सेंट्रल गवर्नमेंट को रेगुलर वे में रिपोर्टिंग करनी होगी, क्लाइंट का केवाईसी वगैरह मेंटेन करना होगा। फिर जो भी ज्वेलर्स वगैरह हैं, अगर वो कोई भी कैश ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं कस्टमर के साथ जिसकी वैल्यू 10 लाख या 10 लाख रुपए से ऊपर है इन ए सिंगल ऑपरेशन और सेवरल ऑपरेशंस, हो सकता है कि एक ज्वेलर ने सानिध्य सराफ के साथ 5 लाख का एक बार ट्रांजैक्शन करा, अगली बार 6 लाख का ट्रांजैक्शन करा, एग्रीगेट में 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करा, है ना। तो इन दैट सिचुएशन उनको भी बोला गया कि आप भी किस डेफिनेशन में आते हैं, पर्सन्स कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन के डेफिनेशन में आते हैं। आपको भी केवाईसी मेंटेन करना है, गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी है। Person engaged in safekeeping and administration of cash and liquid securities on behalf of any other person, या person carrying on any other activities, right? तो बेसिकली यहाँ पे जो चेंज आया है वो क्या आया है इस डेफिनेशन में, कि रियल स्टेट एजेंट्स एंड ज्वेलर्स के केस में इस लिमिट को डिफाइन कर दिया गया है कि कोई भी रियल स्टेट एजेंट जिनका एनुअल टर्नओवर 20 लाख रुपए है उससे ज्यादा है, वो लोग इस डेफिनेशन में आएंगे। वो ज्वेलर्स जो कैश ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हैं कस्टमर्स के साथ जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा है बाय वे ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन और सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, उनको इस डेफिनेशन में शामिल किया गया है। सो दिस इज अनदर चेंज अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर सिर्फ 2 ही चेंजेस हैं, एक ये डेफिनेशन और दूसरा सेक्शन 11A के अंदर वो एक जो एडिशन था जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर यूज किया और प्रोवाइजो के अंदर एनपीसीएल को इंसर्ट कर दिया।